उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शहरी क्षेत्रों में की थी 291 घोषणाएं, 161 परियोजनाएं हुई पूरी। सीएम ने परियोजनाओं को तेजी लाने के दिए निर्देश। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जारी रही पुलिस की कार्रवाई, सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूमने वालों का कटा चालान, लोगों से नियम मनाने की अपील। कोरोना के आंकड़ों में दिखने लगा कर्फ्यू का असर, राज्य में 7,019 संक्रमित हुए स्वास्थ्य, 4,785 नए मामले आए सामने। और उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, अलग अलग जिलों में हुई बारिश। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शहरी और आवास विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री की 261 घोषणाओं में से 161 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि शेष पर कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई है और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं कि कार्यों में तेजी लाने के साथ ही इन पर गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कार्य तय समयावधि में पूर्ण हो और इसके साथ ही जन सुविधाओं के मद्देनजर महत्वपूर्ण प्रकृति के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। बता दें कि बैठक में जानकारी दी गई है कि शहरी विकास विभाग में मुख्यमंत्री की 195 घोषणाओं में से 125 पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष पर कार्य जारी है। और इसी तरह आवास विकास विभाग की 96 घोषणाओं में से 36 पूरी की जा चुकी हैं और बताया गया कि प्रदेश में 37 स्थानों पर पार्किंग का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसमें से 8 स्वीकृति हो चुकी हैं। 16 घोषणाओं के संबंध में मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लोगों से कोरोना नियमों की पालना करवाने की अपील की जा रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कोरोना कर्फ्यू को हमने स्ट्रिक्टली लागू करना शुरू किया, आपको पता ही है। उसका असर भी दिख रहा है और चूंकि उसका असर दिख रहा है, उसकी सफलता को देखते हुए इसलिए भी उसे एक हफ्ता और बढ़ाया गया है। और हम लोग आपको बता दें, इस दूसरी लहर में जो कि 24/3 से चल रही है, यानी कि आज पौने 2 महीना हुआ, हमने 1,20,000 लोगों के मास्क नहीं पहनने पर चालान किए हैं। 1,68,000 के सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन में किए हैं। 8,000 से ज़्यादा लोगों के चालान पुलिस एक्ट में किए हैं। 800 से अधिक लोगों पर एफआईआर की है, जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का वायलेशन करने के ऊपर। इस प्रकार कुल कार्रवाई हमारी 2,99,000 लोगों पे हो चुकी है, लगभग 3 लाख। एक छोटा सा स्टेट है उत्तराखंड, तो वो दिखा रहा है कि लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं। ये तो वो समय है जब जनता को खुद ही कर्फ्यू लगा देना चाहिए था और पुलिस को एनफोर्समेंट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। किंतु अब भी कुछ % लोग ऐसे हैं जो स्वेच्छा से मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करके चल रहे हैं। यही लोग खुद के लिए भी खतरा बने हुए हैं और दूसरों के लिए भी खतरा बने। एनफोर्समेंट में दिक्कतें तो होती ही हैं। हर आदमी को लगता है पुलिस मेरे साथ जाती कर रही है। आपने एक तो वीडियो वायरल हुए देखे होंगे, लड़कियों के खासकर। पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, शालीनता से उनको रोकने का प्रयास कर रही है और वो कह रहे हैं पुलिस हमें तंग कर रही है और उनके साथ इवन अभद्र भाषा, गाली गलौज की भाषा यूज कर रही है। तो ये सब भी हमारे सामने होता है। तो फिर भी हमने पुलिस को संयमित रहने को कहा है और स्ट्रिक्टली किंतु पोलाइटली, सख्ती के साथ भी और हाथ जोड़ करके जो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने को निर्देशित किया। कुल मिला के सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं दवाइयों की मांग, राशन, खाना, आवश्यक वस्तुओं की मांग। इसके बाद एक फेज था जब बहुत ज़्यादा मैसेज आए ऑक्सीजन की डिमांड अब थोड़ा सा कम हो गया है। हॉस्पिटलाइजेशन की डिमांड, घर में कोई नहीं है, पड़ोसी फ़ोन कर रहा है कि वो वहाँ पे वृद्ध लोग हैं, उनको वो क्रिटिकल कंडीशन में है, या खुद उसका फ़ोन आ जा रहा है 112 पर, तो हॉस्पिटलाइज कराओ, एम्बुलेंस को अरेंज करो। सीनियर सिटीजन्स की बात है। तो ये हमारे इस तरह के काम हैं
और खासकर पहाड़ के जनपदों में जहाँ पहाड़ी रास्ते हैं, राशन को कई कई किलोमीटर ढो के ले जाना पड़ता है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी कई किलोमीटर ढो के ले जाना पड़ता है। ये सब भी हमारे पुलिस वाले कर रहे हैं। प्रशासन की, जनता की मदद से जो लोग सामने आ रहे मदद करना चाहते हैं, उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। अगर हम अभी तक का डाटा देखें उत्तराखंड में, अभी 1 मई से हमने शुरू किया था तो 18,000 से ज़्यादा कॉल जा चुकी हैं। यानी डेली 1,000 प्लस लोग हमें कोविड के मामलों में ही हेल्प करने को फ़ोन कर रहे हैं। बाकी दूसरी चीज़, 2 रोल होते हैं पुलिस के हमेशा से सोसाइटी में। 2 रोल हैं। पहला रोल है एनफोर्समेंट का, ठीक है, कि जो लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड, जो देश का कानून है उसको एनफोर्स करना, उसको लागू कराना। और दूसरा रोल ये भी है कि जो पीड़ा में है, कोई भी व्यक्ति कष्ट में है, उसकी सहायता करना, चाहे वो अपराध से पीड़ित है, चाहे वो आपदा से पीड़ित है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट से पीड़ित है, चाहे किसी और से। तो ये जो सहायता वाला रोल था हमारा, ये कोरोना पीरियड में और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कोविड कर्फ्यू लग जाता है, पिछले साल लॉकडाउन लगा था, तो उसमें बाकी जब जो अंग है समाज के, वो नॉर्मली घरों से बाहर नहीं निकलते, वो बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस की एक्स्ट्रा ड्यूटी हो जाती है कि हम दूसरे जो ब्रांचेज हैं प्रशासन की, उनका भी रोल लें और आदमियों को, समाज को, व्यक्तियों को जितनी सहायता की, जिस भी तरह। रुड़की नगर निगम में पार्षदों का वैक्सीनेशन हुआ। रुड़की नगर निगम में डॉक्टर राम राकेश गुप्ता, अर्बन हेल्थ ऑफिसर, ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम के पार्षदों द्वारा कल इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया था और 48 पार्षदों में से आज 10 पार्षदों का वैक्सीनेशन हुआ है और कुछ लोगों को पहले से वैक्सीनेशन लग चुके हैं। आगे 13 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोशिश की जा रही है और उन सभी को कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा। वहीं पर पहुंचे कोविड वैक्सीनेशन कैंप में नगर निगम सहायक आयुक्त चंद्रकांत भट्ट ने भी जानकारी देते हुए बताया कि रुड़की नगर निगम में आज 12 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, जिन्होंने कल यहां पर अपना सॉल्ट बुक करा था और बाकी का आज सॉल्ट बुक करा रहे हैं और उनका कल लगेगा। रुड़की नगर निगम सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों की उम्र 45 साल से ऊपर थे वो पहले ही वैक्सीनेट हो चुके हैं और अब हमारे पास मात्र 12 या 13 लोग बचे हुए हैं जिनका वैक्सीनेशन होना है, वह संभवतः हम कल करा लेंगे। 12 लोगों का आज वैक्सीनेशन यहाँ पर हुआ है, जिन्होंने कल यहाँ पर अपना स्लॉट बुक कराया था और बाकी का आज स्लॉट बुक हो रहा है तो फिर उनको कल लग जाएगा। तो अभी तक कितने लोगों का वैक्सीनेशन देखिए, जिनकी 45 से ज़्यादा एज थी वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके थे, तो अब हमारे पास मात्र 12 या 13 लोग बचे हुए हैं जिनका वैक्सीनेशन होना है, वो संभवतः हम कल करवा लेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें, नगर निगम के पार्षदों द्वारा जो है कल इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया गया था, इन लोगों ने खुद किया था। इसके बाद इन लोगों को आज अपॉइंटमेंट मिला हुआ था कि नगर निगम में वैक्सीनेशन कराया जाना है, जिसके व्याप में 48 पार्षदों में से आज 10 को लग गया है और कुछ लोगों को पहले से लगा चुका है, लेकिन रिमेनिंग जो 13 है उनका भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन लोग की रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उन सभी को जो कोविड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां वार्ड नंबर 73 में 5 महीने पहले अमृत पेयजल योजना के तहत सड़क का निर्माण किया गया था, जिसकी दैनिक स्थिति अच्छी और उत्तम थी। इस सड़क का लगभग 500 मीटर निर्माण कार्य हुआ था, लेकिन MDDA देहरादून के द्वारा अच्छी खासी सड़क को 1.5 फीट गहरा JCB को खोदकर ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें क्षेत्रीय पार्षद आलोक कुमार द्वारा जिलाधिकारी देहरादून को और MDDA उपाध्यक्ष BC रणवीर सिंह को शिकायत पत्र दिया गया, जिसमें उनके द्वारा तत्काल सचिव हरवीर सिंह और क्षेत्रीय JE के साथ आकर मौके पर जांच करते हुए चुप्पी साध ली, जिसमें कि अन्य पार्षद राजपाल या पायल भी संबंधित अधिकारी का पक्ष लेने लगे। शिकायतकर्ता आलोक कुमार द्वारा सड़क निर्माण को निजी स्वार्थ बताते हुए यह भी मांग की गई कि जिस अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए यह कार्य कराया जा रहा है, समस्त सड़क का निर्माण की धनराशि उससे प्राप्त करनी चाहिए और कठोर कार्रवाई करते हुए जांच की जानी चाहिए। में से ये है विद्याविहार फेज 2 में एक सड़क तोड़े जाने का मामला काफ़ी समय से
मेरे पास आ रहा था और मैं मौके पर जाकर 2 दिन पहले गया तो मुझे अपनी गाड़ी उस रोड से वापस लानी पड़ी। पता चला कि वहाँ पर MDDA की तरफ से उस सड़क को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा है। मुझे बहुत खेद हुआ। मैंने कहा ऐसा कैसे कर रहे हैं, जिस रोड को अभी 5 महीने पहले अमृत योजना पेयजल के माध्यम से बहुत अच्छी सड़क बनाई थी, उसको तोड़कर किन कारणों से जो है उस सड़क को दोबारा बनाया जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं जहाँ तक जानता हूँ जनता का लाखों रुपए इस तरह का बर्बाद ये लोग कर रहे हैं, MDDA विभाग कर रहा है। और बताना चाहूँगा, मैं विद्या विहार क्षेत्र की बात करूँ तो फिलहाल कई सड़कें ऐसी हैं जो काफ़ी समय से क्षेत्र के लोग डिमांड कर रहे हैं सड़क बनाने की। वो सड़कें नहीं बना पाई, ना MDDA बना पाया, ना नगर निगम बना पाया। बहादुराबाद क्षेत्र के दादपुर समेत कई जगहों पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने आज छापेमारी की। ड्रग इंस्पेक्टर की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि इन क्षेत्रों से लगातार ओवर रेटिंग, बिना किसी डॉक्टर के द्वारा लिखी दवाओं की बिक्री के साथ अन्य कई शिकायतें लगातार मिल रही थी। कोरोना काल में कोई चूक न हो, जिसको ध्यान में रखकर छापेमारी की कार्रवाई की गई। और ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि आज छापेमारी के दौरान 1-2 मेडिकल और क्लिनिक ऐसे भी देखने को मिले जिनके पास लाइसेंस या संबंधित कागजात नहीं थे या फिर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। ऐसे मेडिकल स्टोर व क्लिनिकों को भी विभागीय कार्रवाई करते हुए दिशा निर्देश दिए गए हैं और उनके साथ ही अगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उन पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि दादुपुर में 2 मेडिकल स्टोर को बंद करा दिया गया है। जो है इस वक्त मेन जो फोकस है वो जो दवाइयां हैं कोविड ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं और कुछ दवाइयां जो कि मार्केट में मिल नहीं पा रही हैं, उसी के चलते इस वक्त जो है वालों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो दवाइयां प्राइमरी यूज के लिए यूज हो रही हैं उनका स्टॉक उपलब्ध रहे दुकानों पे, और उसके साथ साथ उन दवाइयों पे जो कि मरीजों तक बड़ी मुश्किल से जा पा रही है उन पे कोई ओवर प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए और किसी टाइप की कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो। और जितना जो इंजेक्शन जो कि मोस्ट अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसका डाटा उन लोगों को पूरा सही तरीके से मेंटेन करना होगा और विभाग को उपलब्ध कराना होगा। और जैसा कि इसी के रिगार्डिंग सारे हॉस्पिटल्स भी चेक किए जा रहे हैं। मेडिकल स्टोर दादुपुर में कुछ ऐसे मेडिकल स्टोर देखने को मिले हैं जहां पर कि मेडिकल स्टोर भी चल रहा है और क्लिनिक भी चल रहे हैं, और अगर मेडिकल स्टोर्स का नाम लिखा है तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है, अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर अपनी डॉक्टरी से संबंधित कुछ दस्तावेज दिखाए। किंतु 2 मेडिकल स्टोर और क्लिनिक जिन्हें हम कह सकते हैं ऐसे मिले जिन पर कि ना ही कोई डॉक्टर अपने दस्तावेज दिखा पाए और ना ही लाइसेंस। हरिद्वार जनपद के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का लिबरेडेही जनपद का सबसे अधिक जनसंख्या वाला गांव है। लिबरेडी गांव में कोरोना का काला साया छाया हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में लगातार मौतें हो रही हैं लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहीं स्वामी यतेश्वरानंद ने कहा है कि इस पूरे मामले की सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी ग्रामीणों का सैंपल ले रही है और बीमारों की जांच भी की जा रही है। एसडीएम पूरण सिंह राणा ने बताया कि गांव में लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैंप लगाकर कोविड जांच की जा रही है और सैनिटाइज भी कराया जा रहा है। वहीं गांव में तमाम तरह की एहतियात बरती जा रही है। तो कोविड के रिगार्डिंग शासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है और जो डीएम सर की डायरेक्शन है तो उसको एक तो कर्फ्यू का प्रॉपर पालन करवाया जा रहा है। जो टाइम फ्रेम गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है जिसमें कुछ चीज़ों को छूट दी गई है तो उसी को अलाउ किया जा रहा है। और बाकी लिबरेडी में जो कुछ डेथ के प्रकरण सामने आए हैं तो उसमें जो परिवार है उनसे भी वार्ता की गई और ग्रामवासियों से भी पूछा गया। तो टोटल गांव की जो आबादी है आई थिंक अराउंड 17,000 के आसपास है और उसमें कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि नेचुरल डेथ जिनकी हुई है, जिसमें से कि 10 से 12 पेशेंट ऐसे रहे हैं जो कि जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम थी और जो 75 के आसपास जिनका एज था। और इसके अलावा 7-8 लोग ऐसे आइडेंटिफाई हुए जो फीवर था जिनका, और एक व्यक्ति एम्स में एडमिट था और एक बेने विशाल में था, और कुछ लोग ऐसे थे जिनके द्वारा टेस्ट नहीं करवाया गया। तो 7 से 8 प्रकरण सामने आए हैं इनिशियल जांच में। एंड बाकी एक तो पूरे गांव का सैंपलिंग करवाया जा रहा है कंटिन्यू 3 दिन से। तो
150 के आसपास जो कल तक का सैंपलिंग करवाया गया था उसमें 7-8 पॉजिटिव केसेस आए थे। और 5-6 दिन से लगातार मीडिया के द्वारा भी और जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो अधिकारी, उनके द्वारा सूचना मिली है कि यहाँ से हमारे 30-35 लोगों की मौत हुई है। बहुत दुखद घटना है। तो उसके बाद सारा मामला संज्ञान में लिया है सरकार ने। मैं समझता हूँ टेस्टिंग का काम बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है और जो लोग पॉजिटिव हैं उनके घरों में किट दी जा रही है। अगर किट से काम नहीं चलता है तो उनको हॉस्पिटलों में ले जाया जा रहा है। कुल मिलाकर सरकार की प्राथमिकता है कि सब। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल किसी न किसी मामले को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। भाजपा विधायक देशराज का एक वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण भाजपा विधायक का बड़ा विरोध करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीण विधायक को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वो विधायक न होते तो अंजाम कुछ और ही होता। दरअसल जो भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो झबरेड़ा के भक्तोवाली गाँव का है। ग्रामीणों ने उन पर अपने गांव में किसी भी तरह का कोई विकास कार्य न करने का गंभीर आरोप लगाया है और भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल को भक्तोवाली गांव में देखकर ग्रामीण बेहद गुस्से में नजर आए। उन्होंने भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल को जमकर खरी खोटी सुनाई और यहां तक कह डाला कि अगर आप विधायक न होते तो उनका अंजाम बुरा होता। रुड़की के सरकारी ताहरपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें एक ही पक्ष के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है और फायरिंग का आरोप प्रधानपति शहनवाज पर लगाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गौरतलब है कि सरकारी ताहरपुर गांव में हाल ही में खंड विकास कार्यालय द्वारा एक कमेटी गठित की गई जो कोविड वैक्सीनेशन और कोरोना महामारी में लोगों की मदद करेगी। पूरी घटना पर सीओ बहादुर सिंह चौहान का कहना है कि सरकारी ताहरपुर गांव में दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसकी जांच की जा रही है। ये यहाँ गांव में जो है जिम्मेरेडी में यहाँ झगड़ा हुआ है दो पक्षों में, तो ये दो लोग इंजर्ड हैं इसमें और इनका कहना है कि दूसरे पक्ष ने हम पे फायर किया है, तो उस संबंध में जांच की जा रही है। इसमें जो भी तहरीर आएगी उस आधार पर कर रही है। सर ग्राम अब ये तो जो तहरीर देंगे तहरीर के आधार पर ही वो होगा। अभी मौखिक हम कुछ नहीं कह सकते। ये जो भी तहरीर देंगे तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई। कितने लोग? दो लोग आए हैं। दूसरे पक्ष का भी कोई? अभी दूसरा पक्ष नहीं आया। अभी गांव में जाके देखते हैं क्या मामला है। अभी चुनावी तो कोई चुनाव का तो अभी कोई डिक्लेयर हुआ नहीं है, लेकिन अब रंजिश का। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण ग्राफ को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस हर जगह अलर्ट मोड पर है। आज उत्तराखंड के विकास नगर कोतवाली क्षेत्र पुलिस ने सुबह 10 बजे से ही आवश्यक सेवाओं की दुकानें बंद होने के बाद कोतवाल राजीव राउतहाड़ और बाजार चौकी इंचार्ज अर्जुन सिंह गोसाई ने पुलिस टीम के साथ दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग विकास नगर बाजार और हर्बर्टपुर क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक रूप से घूमने वालों पर कार्रवाई की। एसएसआई कोतवाली विकास नगर श्री कुलवंत सिंह ने विकास नगर बाजार क्षेत्र में अनावश्यक रूप से घूमने वाले 25 लोगों के खिलाफ कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन अधिनियम के अंतर्गत चालान भी काटे और आमजन को हिदायत भी दी कि जो भी कोई अनावश्यक रूप से बाजार में घूमता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ पुलिस कोविड-19 नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ने लोगों को जागरूकता के लिए ये भी कहा कि लॉकडाउन कोविड-19 नियमों का पालन करें, अपने घरों में रहें, अनावश्यक बाजारों में न घूमें। सेवाओं की दुकान है वो खुली है, उसके संबंध में गाइडलाइन है और उसके बाद कंप्लीटली कर्फ्यू है, जिसको जो बिना वजह के घूम रहे हैं आज लगभग 25 लोगों को हम लोग अरेस्ट करके लाए हैं। इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान पूर्व में भी चलता आ रहा है और आगे भी अभियान हमारा जारी है। जो भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वो कार्रवाई करें। कोविड नियम के तहत होगी सरकार रवैया? ये कोविड नियम के तहत होगी। कुछ लोगों ने दुकानें खोली थी और कुछ लोग ये वैसे ही बिना वजह के आवश्यक कार्य के घूम रहे थे।
तो इन पर कार्रवाई की जाएगी कोविड नियमों पर। सर, पब्लिक के लिए क्या संदेश है? पब्लिक के लिए ये संदेश है कि जो हमारी गाइडलाइन है उसका अनुपालन करें और सहयोग करें पुलिस को भी। ये कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए ही इन लोगों को समझाया जा रहा है। इस पर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम के मिजाज बदलने के आसार हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने बुधवार को गुरुवार को प्रदेश भर में भारी बारिश के रेड अलर्ट जारी किया है और ऐसे में पहाड़ों में भूस्खलन, नदी नालों में उफान की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं आज बुधवार को राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश हुई है। 3 दिन सामान्य रहने के बाद उत्तराखंड में मौसम ने फिर से करवट बदल ली है। मंगलवार को प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में आंशिक रूप से लेकर पूर्ण रूप से बादल छाए रहे। हालांकि देर शाम तक कहीं भी बारिश की सूचना नहीं थी। आने वाले 2 दिनों में देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश हो सकती है, जबकि टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल और हरिद्वार में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। राज्य के कुछ इलाकों में गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने की और तेज बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं मैदानी क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं भी चल सकती हैं। उत्तराखंड में सरकार ने 25 मई तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। वहीं कोविड कर्फ्यू के अनुभव को देखते हुए सरकार ने शादी समारोह में RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कोविड कर्फ्यू को लेकर मानक प्रचालन प्रक्रिया भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में दिशा निर्देश तय किए गए। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के मुताबिक पिछले कोविड कर्फ्यू के दौरान व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किया गया। 18 मई को सुबह 6 बजे से 25 मई सुबह 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू है। वहीं शादियों में शामिल होने के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य होगी और इसके साथ ही शादी में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। देखिए, राज्य में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सरकार ने विगत दिनों राज्य में लोगों की सुरक्षा के लिए और कोविड की जंग को जीतने के लिए राज्य में एक कोविड कर्फ्यू लागू किया था, जिसकी मियाद कल सुबह समाप्त हो रही है। तो आज उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में तय हुआ है कि इस द्वितीय फेज में हम लोगों ने राज्य में 18 तारीख से लेके 18 तारीख सुबह 6 बजे से 25 तारीख सुबह 6 बजे तक द्वितीय फेज में कोविड कर्फ्यू लागू किया जाएगा, जिसमें विगत जो SOP थी उससे इतर कुछ व्यवहारिकता की दृष्टि को देखते हुए कुछ परिवर्तन किए गए। मसलन सरकार का निवेदन है, तो तमाम बार सरकार ने अपील की है कि हालात को देखते हुए शादियों को स्थगित कर लिया जाए। अगर ये संभव नहीं है तो शादियों में 20 की सीमित संख्या तक जो अनुमति है, लेकिन उसमें 72 घंटे पूर्व के RT-PCR। भारतीय रेलवे 675 टैंकरों के जरिए देश के विभिन्न कई में 11,030 टन से ज्यादा तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है। रेलवे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में करीब 800 टन तरल ऑक्सीजन की रोज आपूर्ति की जा रही है। रेलवे 19 अप्रैल से लेकर अब तक 13 राज्यों में 11,030 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है। वहीं 19 अप्रैल को ही सबसे पहले मुंबई से खाली ट्रक ऑक्सीजन लेने के लिए रवाना हुए थे और इसी के साथ ऑक्सीजन एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत भी हुई थी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू के सकारात्मक परिणाम दून में नजर आने लगे हैं। पिछले 5 दिन से कोरोना संक्रमण की दर न सिर्फ कुछ नियंत्रित में देखी गई है, बल्कि संक्रमण के नए मामलों के मुकाबले स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की दर भी निरंतर बढ़ रही है। मंगलवार को संक्रमण के जितने मामले सामने आए हैं उसके मुकाबले 194% स्वस्थ भी हुए हैं। दून में मई के पहले सप्ताह में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी थी और 7 मई को सर्वाधिक 34.36% व्यक्ति संक्रमित पाए गए थे। तब नए संक्रमण के मुकाबले स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की दर 31% के आसपास थी। और हालांकि जैसे जैसे कोरोना कर्फ्यू बढ़ा, संक्रमण भी घटने लगा। इस समय दूनवासी भी कोरोना के प्रति गंभीर दिख रहे हैं। सड़क पर अब पहले जैसी मनमर्जी नहीं दिख रही है। संक्रमण पर अंकुश लगाने के चलते कर्फ्यू की अवधि भी निरंतर बढ़ाई जा रही है। वहीं अगर लोग संयम रखकर कर्फ्यू के नियमों का पालन करें तो मई के अंत तक संक्रमण की दर काफी नीचे आ सकती है। तो वहीं देहरादून शहर में कोविड कर्फ्यू के तहत मंगलवार को नगर निगम ने 34 वार्डों को सैनिटाइजेशन किया। इससे पहले सोमवार को 35 वार्डों में निगम ने अभियान चलाकर, जबकि आज शेष 31 वार्ड में अभियान चलाया जाएगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने अभियान का जगह जगह निरीक्षण भी किया। वहीं महापौर सुनील उनियाल
गामा ने होम आइसोलेशन में रहते हुए वर्चुअल माध्यम से निगम टीमों की गतिविधियों पर नजर रखी। नगर आयुक्त ने वार्डों में आमजन को कोरोना के खतरे के प्रति आगाह भी किया। निगम ने मुख्य सड़कों समेत गली मोहल्लों, मुख्य बाजार, दफ्तरों में 35 टैंकरों से सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ 2.15 लाख लीटर मिश्रण का छिड़काव कर फॉगिंग भी कराई। तो देहरादून के सिलाकुई बाजार में लगती हुई बैलून गली में आज सुबह तड़के फायर स्टेशन को सूचना मिली कि एक सिलेंडर में आग लग गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने सिलेंडर में लगी आग पर काबू पा लिया। जानकारी के मुताबिक सिलेंडर में लगी आग में किसी भी तरह के कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पाया गया, वरना भारी नुकसान हो सकता था। तो उधर योग गुरु बाबा रामदेव ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रही है। बाबा रामदेव ने कहा कि टूल किट के जरिए कुंभ मेला और हिंदुत्व को बदनाम करना एक राजनीतिक और सांस्कृतिक साजिश है, एक अपराध है ये। और योग गुरु ने कहा कि मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसा करके कुछ लोग राजनीति तो कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं को अपमानित नहीं कर सकते। आपको देश माफ नहीं करेगा। मैं लोगों से ऐसी ताकतों के बाइकआउट का और विरोध करने की अपील करता हूं। टूल किट के माध्यम से कुंभ मेला और सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करना एक बहुत बड़ी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक साजिश, पाप और अपराध है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, जो आपको राजनीति करनी हो कीजिए, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का अपमान मत कीजिए। यह एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत आप कर रहे हैं। यह देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। और मैं सारे देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि ऐसी सनातन विरोधी और भारत विरोधी उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ।